Good morning, students. Today we will discuss the rest part of chapter number 6, industries. Now, today we will discuss the industrial system. There is a system called industrial system in the location, development, and the growth of industries in same way as in agriculture. यानी एक सिस्टम होता है जिसको हम इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं, यानी किसी भी लोकेशन में डेवलपमेंट में या इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में, जिस तरीके की एग्रीकल्चर में होता है, सेम ऐसा ही सिस्टम हमारा इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. इट ऑल्सो हैज़ 3 इंडिपेंडेंट विंग्स सच एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इसमें 3 इंडिपेंडेंट विंग होती हैं, जिसे इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट कहते हैं. यानी कोई भी जो हमारा गुड बनता है, वो गुड्स कैसे बनता है, वो 3 विंग से होकर गुजरता है. सबसे पहले उसमें इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, देन हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है. इन एनी इंडस्ट्री द इनपुट इंक्लूड द रॉ मटेरियल. और किसी भी इंडस्ट्री में जो हमारा इनपुट है वो हमारा कौन होता है, रॉ मटेरियल. यानी किसी तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. सोर्स ऑफ पावर की ज़रूरत होती है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है. कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बाकी फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है. लेबर की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. ये सभी हमारी चीज़ें किस में आती हैं, रॉ मटेरियल में, यानी इनपुट जो हमारा होता है. द प्रोसेस इंक्लूड, और प्रोसेस में इंक्लूड क्या होता है, जितनी भी हमारी उसको बनाने में जो मेथड का यूज़ होता है या जिस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा रॉ मटेरियल से एक यूज़फुल फिनिश गुड्स में हमारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है, वो हमारा प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. यानी जैसे कि अभी आपने मान लीजिए हमने कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि क्लोथ बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या लिया, आपने कॉटन लिया, तो ये हमारा एग्रीकल्चर से मिला. और उसके बाद कॉटन को जब हम मिल में बेचते हैं तो उस कॉटन की वीविंग, स्पिनिंग, ये सब चीज़ों के बाद उससे जो क्लोथ बनाने की जो प्रोसीजर है वो हमारा प्रोसेस कहलाता है. और देन उसके बाद जब हमारे क्लोथ बन जाते हैं तो वो हमारा आउटपुट होता है. आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट, सबसे लास्ट प्रोडक्ट होता है. और एंड द प्रॉफिट अर्न आफ्टर इट सेल इन द मार्केट, और इससे हम प्रॉफिट लेते हैं जब हम इसको मार्केट में बेच देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल मिल, मेन इनपुट आर कॉटन, उसमें कॉटन हमारा मेन इनपुट होता है. ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है और कोस्ट, बिल्डिंग, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. प्रोसेस में टेक्सटाइल मिल में जो उसकी गिनिंग ऑफ कॉटन, स्पिनिंग ऑफ थ्रेड, वीविंग, डाइंग, पेंट, ये सब हमारे क्लोथ बनाने में जो भी प्रोसेस हुआ ये हमारा प्रोसेस में होता है. देन जब हमारे गारमेंट तैयार हो जाते हैं पहनने के लिए, हम उसको जो फिनिश्ड कॉटन क्लोथ होता है वो हमारा आउटपुट होता है. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 18th एंड 19th सेंचुरी. 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, यानी पूरी हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई थी. इट वाज द टाइम व्हेन मेजर टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड टेक्नोलॉजी. और ये जब मेजर टाइम था, ये ऐसा टाइम था जब बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, बहुत सारे अलग अलग हर चीज़ में चेंजेस हुए. यानी एग्रीकल्चर की फील्ड में भी, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेक्नोलॉजी में, सभी चीज़ों में हमें अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं. द ऑल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द रेवोल्यूशन, और जितने पूरे वर्ल्ड की जो एक पिक्चर थी वो चेंज हो गई थी रेवोल्यूशन के बाद, यानी क्रांति के बाद. इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन विच सब्सिक्वेंटली स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड. वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एक्सेट्रा. यानी सबसे पहले तो ये कहाँ पर, ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट धीरे 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 ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई. जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जापान में. देयर आर 3 मेन इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है. यानी बेटा क्या हुआ था, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसमें पूरी तरीके से, यानी मशीनों से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल बनने लगे थे और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्पादन होने लगा था. ठीक है. यानी हर काम मशीनों से होता था, फटाफट मशीनी युग, तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे. दे आर कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए,
इसमें इंक्लूड है हमारे यूएसए या साउदर्न ईस्ट कनाडा, इनको हम नॉर्थ अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट कहते हैं। सेकेंड है वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ये हमारा नॉर्थ साउथ पैटर्न में है, फ्रॉम द स्कॉटलैंड थ्रू इंग्लैंड, यानी थ्रू द माउथ ऑफ द राइन रिवर वैली पासिंग थ्रू जर्मनी फ्रांस टू नॉर्थ इटली, यानी ये हमारा नॉर्थ साउथ में है और स्कॉटलैंड से इंग्लैंड तक का जो हमारे इसमें हमारे कहाँ से पास होकर जाती है बेल्ट, जर्मनी फ्रांस से नॉर्दर्न इटली तक। तीसरा आता है ईस्टर्न यूरोप, इट इंक्लूड रशिया एंड यूक्रेन, इसमें रशिया और यूक्रेन वाले रीजन आते हैं। मॉस्को हैज़ द एडवांटेज ऑफ द स्किल लेबर, और मॉस्को में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मतलब बहुत ही फ़ायदा ये है कि वहाँ पे स्किल लेबर मिल जाते हैं, बहुत लार्ज मार्केट है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन हैज़ द बेनिफिट ऑफ रिच कोल डिपॉजिट, और हमारे जो यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कोल है वो हमें बहुत बेनिफिट है ये कि वहाँ पर कोल देखने को मिलता है। कुज्नेत्स्क बेसिन इज द चीफ इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ईस्ट ऑफ द यूरल के ईस्ट में जो कुज्नेत्स्क बेसिन है वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है। अभी हमने पढ़ा पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ पर हमें टेक्सटाइल की चीज़ें देखने को मिलती है, यानी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो कहाँ है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। Major industrial region in India have developed in the hinterland of the port of the Kolkata, मुंबई एंड चेन्नई। हमें भारत में इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। ब्रिटिश डेवलप्ड these cluster as hinterland प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल पावर एंड मार्केट। जो ब्रिटिश है उन्होंने ये क्लस्टर यहाँ पर डेवलप इसलिए किए थे ताकि यहाँ पर ये जो हिंटरलैंड है ये प्रोवाइड कर सके उनको रॉ मटेरियल, पावर, मार्केट, इस तरह की सारी चीज़ें उनको वहाँ अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, यानी बेटा क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ है, पहले जो हमारा ट्रेड होता था वो सब सी के थ्रू होता था और ये हमारे सी के किनारे पर है, तो यहाँ पर ईजिली वाटर वे के थ्रू उनको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। कौन कौन सी मेन इंडस्ट्रियल रीजन है, मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंगटूर बेल्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडस्ट्रियल रीजन और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये हमारे मेन इंडस्ट्रियल रीजन हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, आयरन और स्टील, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द मेजर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान बनाया जाता है। मशीनें आयरन और स्टील इंडस्ट्री यानी मशीनें भी हमारी आयरन से ही बनती है, स्टील से ही बनती है। तो अगर आयरन और स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके इफ़ेक्ट करेंगी। ये हमारी क्या है, बैकबोन है इंडस्ट्री की। वाइल आयरन स्टील आर ओल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू इंडस्ट्री। जबकि आयरन और स्टील तो इंडस्ट्री जो है ये तो पुरानी है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो नई इंडस्ट्री है। और न्यू इंडस्ट्री इज कॉल्ड द सनराइज इंडस्ट्री, और जो नई इंडस्ट्री है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। जबकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री इज़ मेनली लोकेटेड इन जर्मनी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर कहाँ पर है, जर्मनी में, चाइना में, यूएसए में, जापान और रशिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान में। और मेजर हब जो आईटी इंफॉर्मेशन का है ये है सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। यानी दो जगह पर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमें देखने को मिलती हैं। ये तो पूरे वर्ल्ड की बात थी। ठीक है, अब हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री आर स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड द बेस फॉर ऑल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी इंडस्ट्री को बेस प्रोवाइड करवाती है। Therefore, it is called the basic industry। कि मैंने अभी बताया कि इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सबको
इसका बेस है। द प्रोडक्ट फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। और जो प्रोडक्ट होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के वो हमारे यूज्ड होते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज में। दिस दिस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ फेडर इंडस्ट्री, और इसीलिए इसको हम फेडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। ये हैवी इंडस्ट्री है, क्यों? इट यूज़ बल्कि रॉ मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। एंड इट्स फिनिश प्रोडक्ट आर ऑल्सो हैवी, और इसके फिनिश प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। Iron and steel have played a major role in growth of development of modern civilization. आयरन और स्टील जो है ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभाती हैं हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके डेवलपमेंट में। दिस मेटल इज़ वाइडली यूज मेक मशीन टूल्स एंड वेराइटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इन डेली यूज़। और ये जो मेटल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मशीन बनाने में, टूल्स बनाने में, और बहुत सारे डेली यूज़ के अलग अलग ड्यूरेबल गुड्स बनाने में। द इनपुट फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर आयरन और, यानी उसके लिए हमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए? आयरन और चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, लेबर, कैपिटल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं। द प्रोसेसेस इंक्लूड रिफाइनिंग आयरन और एंड मेकिंग स्टील। इसमें क्या होता है प्रोसेस में? इसमें सबसे पहले आयरन ओर को रिफाइन किया जाता है, यानी उसको साफ़ किया जाता है, और तब स्टील बनाई जाती है। आयरन ओर इज़ यूजली स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, और बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों में उनको गलाया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज़ आयरन एंड स्टील, और उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो आयरन और स्टील के रूप में मिलता है। द मोल्टन आयरन, जो पिघला हुआ आयरन होता है, आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन ओर, उसको इज़ आइदर कूल्ड एंड मोल्ड टू मेक पिग आयरन। यानी जब पिघले हुए आयरन को हम सेपरेट कर देते हैं आयरन ओर से, उसको ठंडा करने के बाद या मोल्ड करने के बाद उससे पिग आयरन बनता है। आयरन इज़ द फॉर्म ऑफ स्टील इज़ इम्पोर्टेंट। आयरन जो स्टील की फॉर्म में होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है, स्ट्रेंथ होती है इसमें, ड्यूरेबिलिटी होती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ अबाउट 80 करोड़ टन्स, और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो 80 करोड़ टन है। जबकि द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग मेटल एल्यूमिनियम इज़ जस्ट 2 करोड़, यानी बाकी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है जैसे इंजीनियरिंग मेटल्स का है या एल्यूमिनियम या बाकी और चीज़ें हैं वो सिर्फ 2 करोड़ टन है। ओके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू द रैपिड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट लेकर आई। दिस वॉज ड्यू टू रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ द मेटल एंड इट्स वाइडर यूटिलिटी। अब क्या हुआ था? क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी मेटल थी वो तो लो कॉस्ट हो गई थी उसकी, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था। सिंस द इंडस्ट्री वाज बेस्ड ऑन बल्कि रॉ मटेरियल, और इट डेवलप्ड इन अराउंड माइनिंग एरियाज। और उस टाइम क्या था, इंडस्ट्री सिर्फ बल्कि रॉ मटेरियल्स पर ही बेस्ड थी, एंड और ये डेवलप्ड होती थी कहाँ पर? माइनिंग एरियाज़ के पास ही, और एट अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कुड बी इजीली ब्रॉड। और क्यों? क्योंकि उस ऐसी प्लेस से रॉ मटेरियल बहुत इजीली खरीदा जा सकता था। मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड आयरन एंड स्टील मिल्स। बहुत सारी कंट्री ने अपनी आयरन और स्टील मिल्स को डेवलप किया। सम ऑफ देम हैव देयर ओन, और इनमें से कुछ की अपनी ही रॉ मटेरियल, अपने ही पास से वो रॉ मटेरियल ले लेते थे, और कुछ को वाइल अदर इम्पोर्टेड, और बहुत सारे इसको, यानी बहुत सारे तो कुछ तो अपने पास से रॉ मटेरियल को यूज़ करते थे, बाकी इसको इंपोर्ट करके, इंपोर्ट मतलब बेटा बाकी कंट्रीज से मंगाना। यूएसए हैज़ नंबर ऑफ स्टील प्रोडक्शन रीजन लाइक आलम्बा, पिट्सबर्ग, लेक एरी रीजन एंड द मिड अटलांटिक स्टेट। यूएसए में बहुत सारे स्टील प्रोडक्शन रीजन है, जैसे कि अलाबामा, पिट्सबर्ग, लेक इरी रीजन एंड द मिड अटलांटिक स्टेट। यूरोप में यूके, जर्मनी, स्वीडन,
फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर बहुत सारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया गया। एशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया हैव डेवलप्ड दिस कंट्री। इसके अलावा एशिया, चाइना और जापान ने भी, इंडिया ने भी अपनी बहुत सारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलप किया। दूसरी अदर इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री, बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, चिली, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में आयरन और स्टील मिल्स ज़्यादातर कहाँ पर है, जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है, क्लोज टू द सेंटर ऑफ रॉ मटेरियल। दिस सेंटर ऑल्सो हैव द एडवांटेज ऑफ चीप लेबर सप्लाई, और ये सेंटर का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर उनको चीप लेबर मिल जाते हैं और डेंस नेटवर्क मिल जाता है ट्रांसपोर्ट का, यानी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं। द जमशेदपुर प्लांट हैज़ द फैक्टोरियल एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन टू अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जमशेदपुर प्लांट जो है उसका फैक्टोरियल एडवांटेज ये है कि यहाँ पर उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर उसको इजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है। अदर प्लांट्स जैसे कि दुर्गापुर में, बोकारो में, बुरनपुर, कुल्टी, राउरकेला, भिलाई, भद्रावती, विशाखापट्टनम और सलेम, यहाँ पर भी बहुत सारे रॉ मटेरियल के यानी अदर प्लांट्स जो हैं आयरन और स्टील के प्लांट लगाए गए हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मेजर आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया। यहाँ पर कुछ आयरन और स्टील प्लांट की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि सलेम स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, विशाखापट्टनम स्टील प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इन राउरकेला और उड़ीसा, टाटा आयरन एंड स्टील इन द झारखंड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वराया आयरन स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारी कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द मेकिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फाइबर से जो क्लोथ्स बनाए जाते थे, ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। द टर्म्स टेक्सटाइल मीन्स वुवन फैब्रिक, और जो टेक्सटाइल टर्म्स है उसका मतलब है वुवन फैब्रिक। अ वेराइटी ऑफ मटेरियल आर यूज टू मेक क्लोथ, और बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ जो हैं मटेरियल की, उनको यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने में। ये हमारे मटेरियल ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्स, अलग अलग सोर्सेज, जैसे प्लांट से क्या किया जाता है हमारा कॉटन, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, एनिमल से वूल और सिल्क, और केमिकल ये हमारे रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, यानी ये मिक्सड होते हैं हमारे। Its growth and development is closely linked with advent to civilization in the Indus Valley in India। और इसकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो हम देख सकते हैं कि जब हमारे इंडिया में इंडस सिविलाइजेशन थी तब से हम देख सकते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन नील वैली ऑफ अफ्रीका, इजिप्शियन नील सिविलाइजेशन में भी हम इस टेक्सटाइल जो हमारी इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड इज इट्स इनिशियल स्टेज सेंटर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में तो ये इनिशियल स्टेज थी सेंटर्स के लिए, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। मास प्रोडक्शन स्टार्ट फर्स्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड देन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में, और डिफरेंट फाइबर का यूज़ किया गया था क्लॉथ्स बनाने में। कॉटन, जूट, फ्लेक्स, वूल, सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, जैसे कि इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया था। फाइबर्स आर द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर्स जो हैं वो बेसिक रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देन दीज कैन बी नेचुरल सच एज कॉटन, ये नेचुरल होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स, वूल, सिल्क, ये हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं। मैन मेड में हमारा रेयन, आर्क्लिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर होते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लॉथ वाज मेड बाय हैंड प्रोपल्ड स्पिनिंग व्हील लूम्स, यानी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी तो कपड़े किससे बनाए थे, हैंड प्रोपल्ड स्पिनिंग, यानी हाथ से व्हील को घुमा कर, स्पिनिंग व्हील को घुमाकर तब बनाए जाते थे और लूम्स में बनाए जाते थे। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ड्यू टू सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंग्लैंड इन लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट देखने को मिला
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन इंग्लैंड, पहले क्या था इंग्लैंड में, बाकी इंग्लैंड में 18 सेंचुरी के बाद में हमें देखने को मिलता है, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। द फ्लाइंग शटल वाज इन्वेंटेड इन 1733। यानी ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये क्यों थी? क्योंकि एक के बाद नए इन्वेस्टिगेशन होते गए इसके लिए, यानी मशीनों को इन्वेस्ट किया गया, इन मशीनों का इन्वेस्टिगेशन किया गया, नई नई मशीनें बनाई गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एकदम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। तो जैसे कि अभी कि फ्लाइंग शटल बनाए गए 1733 में, बाय फॉलोड उसके बाद कार्डिंग मशीन बनाई गई 1748 में, एंड द स्पिनिंग म्यूल्स इन 1779 में। पावर लूम्स रन आफ्टर वाटर पावर, और पावर लूम्स जो थे वाटर पावर से बनाए गए। स्टीम इंजन वर फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लैंड इन 1785, और उसके बाद स्टीम इंजन का यूज़ किया जाने लगा 1785 में। फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन से द टेक्निक ऑफ टेक्सटाइल स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड द फिनिश टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी ये जो टेक्निक थी टेक्सटाइल की, स्पिनिंग की, वीविंग की, डाइंग की, प्रिंटिंग की, या फिनिश्ड स्प्रेड जो था उसको ब्रिटेन से बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वहाँ उसका फैली, स्प्रेड हुई। यूएसए, चाइना एंड जापान एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जो हमारे बाकी वर्ल्ड जो कंट्रीज है वहाँ पर ये फैली। ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर, बाद के 200 ईयर में, द नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल हैव स्टेडली ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ये बहुत एकदम इसका विकास हुआ, ये एकदम फैली, एकदम ग्रो हुई। द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, ब्राज़ील, इटली एक्सेट्रा। यानी जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है कॉटन टेक्सटाइल के वो चाइना, जापान, इंडिया, यूएसए, रशिया, ब्राज़ील और इटली है। इस रिसेंट ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो गई है टेम्परेट रीजन ऑफ द यूएसए के टेम्परेट रीजन में, एंड यूरोप टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, और यूरोप के कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर चीप लेजर मिल जाते हैं और पावर भी यहाँ पर सस्ती है। नई ऑटोमेटिक मशीन्स का यूज़ होने लगा है। बहुत बड़े ह्यूज लोकल मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया हैज़ बीन प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द ओल्ड टाइम। पुराने समय से ही भारत जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ का प्रोड्यूसर है। यानी यहाँ पर एंशिएंट टाइम से ही बहुत अच्छे कॉटन क्लॉथ्स का प्रोड्यूसर यहाँ पर बनाए जाते थे। मसलिन ऑफ ढाका की मसलिन बहुत फेमस है। कैलिको जो है वो कैलिकट की बहुत ज़्यादा फेमस है। और चिंट जो है मसलीपट्टनम, ये वहाँ का बहुत फेमस है। मतलब एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। दे वर मेड बाय हैंड, और ये हाथ से बनाए जाते थे। थस प्रोडक्शन वाज लेस, प्रोडक्शन कम था और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी। मिल मेड क्लॉथ्स जो है वो इनके मुकाबले सस्ते होते थे, और दीज हैड टू डेट द हैंडलूम इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी वजह से आपने जैसे बेटा पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इसी वजह से जो इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इनिशियली टेक्सटाइल मिल व इस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और आजकल जो टेक्सटाइल मिल है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। दीज टू स्टेट एंजॉय एडवांटेज ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मशीनरी। ये जो दो स्टेट हैं ये इंजॉय करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्या एडवांटेज है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत मॉइस्ट है और यहाँ का वार्म भी है जो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट भी हैं, और यहाँ ताकि उनको मशीन ईजिली इंपोर्ट हो सके, रॉ मटेरियल ईजिली इंपोर्ट हो सके, और यहाँ पर स्किल्ड लेबर भी मिल जाते हैं बहुत ईजिली। द अबाव फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये जो हमारे फैक्टर हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से फैलाव हुआ। नाउ अ डे मोस्ट ऑफ द इनिशियल एडवांटेज हैव बिकम सेकेंडरी, और आजकल जो दूसरा इनिशियल एडवांटेज है वो सेकेंडरी नंबर पर आता है। थस इंडस्ट्रीज स्प्रेड इन द अराउंड द टाउन ऑफ इंडिया, और आजकल ये जो इंडस्ट्री है ये इंडिया के टाउन्स के आसपास भी देखने को मिलती है, जैसे कानपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, लुधियाना, अमृतसर और पुडुचेरी। कि फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल भारत में मुंबई में लगाई गई थी और 1854 में लगाई गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में है और ये लार्जेस्ट सेंटर है, एंड
इज़ राइटली कॉल्ड द कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया, और इसको हम सही तरीके से कह सकते हैं कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वन।